इसके बाद फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि द परचेजर शैल पे टू द वेंडर द बैलेंस जितना प्राइस जो रह गया है वो परचेजर कब वेंडर को पे करेगा, इसके बारे में जो है फोर्थ पॉइंट बता रहा है। द परचेजर शैल पे टू द वेंडर द बैलेंस सेल प्राइस ऑफ रुपीज। हमने जो है 1 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और 5,000 उसमें अर्नेस्ट मनी था, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 95,000, ठीक है, वो दे दिया जाए दे दिया जाएगा बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेंडर एग्रीज दैट ही विल डिलीवर द वेकेंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द परचेजर बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड का जो रजिस्ट्रेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता ही है कि उसको डीड जो है हम इस टर्म को यूज करते हैं, कन्वेंस डीड उसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये बोल रहा है कि जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का कन्वेंस डीड के रजिस्ट्रेशन से पहले उसको परचेजर को मिल जाएगा। और अल्टरनेटिवली द वेंडर एग्रीज दैट ही विल पुट द परचेजर इन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय कॉजिंग द टेनेंट्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अटॉर्न देयर टेनेंसी टू द परचेजर। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब कि उसको जो पोजीशन है वो दे दी गई है, टेनेंट्स जो वहां पर रह रहे थे उस प्रॉपर्टी के अंदर उनको बोला कि आप जो है अपनी जो ये जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को टेनेंट्स जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है परचेजर को अटॉर्न कर देंगे, मतलब जो राइट्स हैं वो परचेजर के पास चले जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का भी यही मतलब है कि एक तरह से एक्चुअल कंट्रोल जो है प्रॉपर्टी का वो चला जाएगा परचेजर के पास। फिजिकल कंट्रोल उस टाइम जो है परचेजर के पास नहीं रहेगा, बट जो अपना ये एक्चुअल कंट्रोल जो है वो परचेजर के पास आ जाएगा, बट फिजिकल कंट्रोल जो है वो वेंडर के पास ही रहेगा या फिर जो टेनेंट्स हैं उनके पास ही रहेगा। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी एक तरह से सेम लीगल पोजीशन होती है, मतलब उसकी जो लीगल लॉ में अगर देखा जाए तो उसकी लीगल पोजीशन वही होती है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वाले की जो कि एक्चुअल पोजीशन वाले की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द वेंडर शैल एग्जीक्यूट द कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द परचेजर और हिज नॉमिनी एज द परचेजर में रिक्वायर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है द वेंडर शैल हैंड ओवर ऑल द टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू द परचेजर और एडवोकेटेड नॉमिनेटेड बाय हिम विद इन जितने भी डेज है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 डेज है, विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एग्रीमेंट फॉर स्क्रूटनी ऑफ टाइटल एंड द ओपिनियन ऑफ द वेंडर्स एडवोकेट। वेंडर का एडवोकेट जो है वो फिर इस पे अपनी जो राय है वो रखेगा और वो जो है उसकी जो वेंडर के एडवोकेट जो अपनी बात रखेगा, जो अपनी राय देगा, वो फाइनल और कंक्लूसिव मानी जाएगी, ठीक है। द परचेजर शैल ड्यूली इंटीमेट द वेंडर अबाउट द अप्रूवल ऑफ द टाइटल। कितने दिन के अंदर जो अप्रूवल है परचेजर की तरफ से वो देनी है, विद इन डेज आफ्टर डिलीवरिंग द टाइटल डीड्स टू हिम और टू हिज एडवोकेट। मान लीजिए यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर उसे अपनी अप्रूवल देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने मॉड्यूल में देखें। 8 पॉइंट देखें। 8 पॉइंट में बोल रहा है इफ द वेंडर्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी इज नॉट अप्रूव्ड बाय द परचेजर। वेंडर का टाइटल जो है अगर परचेजर ने अप्रूव नहीं किया, उसको लगता है कि इसके टाइटल में जो है कुछ गलती है, मतलब ये टाइटल इसका नहीं है, ये कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो उस केस के अंदर अगर परचेजर ये प्रूव करता है तो वेंडर जो है परचेजर को जो है अर्नेस्ट मनी जो परचेजर ने एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट को
कंफर्म करने के लिए करा था अर्नेस्ट मनी पे, वो वापस से जो है परचेजर को रिसीव हो जाएगा अंडर द एग्रीमेंट। ठीक है, ऑन फेलियर ऑफ द वेंडर टू रिफंड द सेम, अगर वेंडर ने रिफंड नहीं किया तो ही शैल बी लायबल टू रीपे द सेम विद इंटरेस्ट। अगर उसने पे नहीं किया तो फिर वो इंटरेस्ट के साथ जो है बाद में पे करना पड़ेगा वेंडर को। फिर ये बोल रहा है if the vendor commits a breach of the agreement the vendor shall not only refund to the purchaser, अगर वेंडर ने ब्रीच किया एग्रीमेंट का, उसे प्रॉपर्टी नहीं दी, तो उस केस के अंदर जो है एक तो वेंडर जो है परचेजर को जितना भी अमाउंट था अर्नेस्ट मनी का वो पे कर देगा वापस, और जितना डैमेजेस है लिक्विडिटी डैमेजेस जो है कोर्ट डिसाइड करेगा वो भी उसको पे करना पड़ेगा। Nothing contained in paras 9 and 10 above shall prejudice the right of the parties here to specific performance of this agreement. Specific performance जो है वो तो है ना करना ही पड़ेगा, कोर्ट अगर डायरेक्ट करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो वो तो करना ही पड़ेगा। 9 and 10 पॉइंट के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन भी कोर्ट दे सकता है। इसके बाद ये देखिए आप शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो है हाउस नंबर सिचुएटेड, इसका पूरी डिटेल आ गई है ऑन इट्स, ठीक है, डिटेल आ गई प्रॉपर्टी की। अब ये जो है आपका इन विटनेस वेयर ऑफ द वेंडर एंड परचेजर हैव सेट देयर रेस्पेक्टिव हैंड्स टू द एग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज ऑन द डे मंथ एंड ईयर अबव रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेसेस। ये जो है आपका टेस्टिमोनियम क्लॉज जो है वो आ गया, ये वाला इन विटनेस वेयर ऑफ। उसके बाद विटनेस का जो नाम है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन वाला क्लॉज, इधर वेंडर और परचेजर के भी सिग्नेचर आ जाएंगे, इधर विटनेस के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था। इसको बना के देखिएगा आप, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कह रहा है क्या कह रहा है ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग लीगल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सच एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज अ प्रपोजल, its acceptance, its due communication to the proposer, lawful consideration, lawful purpose and competence of the parties to the contract etc. must be duly satisfied। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल पार्ट्स है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो पॉइंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड इट शुड बी एंश्योर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू असरटेन नॉट ओनली द लीगल पोजीशन और कंडीशन ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, हर एक पार्टी की आपको जो है लीगल पोजीशन और वो ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज का फुल नेम, एड्रेस, उनको कम्युनिकेशन कहाँ होगा, पार्टीज किस कैपेसिटी में एंटर कर रही हैं, फर्म का क्या नाम है, अगर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो कंपनी का नाम, और लीगल स्टेटस जो है, क्या स्टाइल है फंक्शनिंग का, क्या डेट एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है फर्म की या कंपनी की, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारी जो चीजें हैं ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जब एंटर करते हैं तो उसमें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आती है। अब जो है आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, टाइटल, जो डीड का टाइटल है वो आ गया बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट शैल बी हेल्पफुल टू दोज who are required to draw such agreements। ठीक है, यहां से एग्रीमेंट चालू हो रहा है। दिस एग्रीमेंट इज मेड, जो डेट है वो आ जाएगी। ठीक है, डेट एंड टाइम, प्लेस, ये सब आ जाता है सबसे पहले। उसके बाद पार्टीज टू द डीड आ जाएंगी, पार्टीज टू द डीड आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना, नेक्स्ट जो है अपनी ये पार्टीज, इसके बाद ये जो है एड्रेस वगैरह ये आ जाएगा। ठीक है, पार्टीज का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। यहां से जो है फिर आपका रिसाइटल्स चालू हो गया। वेयर एज द ओनर हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग इतने स्क्वायर मीटर सिचुएटेड एट, जो उसकी सिचुएशन जो उसका वो है कहाँ सिचुएटेड वो आ गया,
and whereas the owner has requested the builder to build a bungalow on the said piece of land according to the plan approved by municipal authorities of the area, and whereas the builder has agreed to build the desired bungalow। पूरी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो आ गई। अब उसके बाद अगला जो है अपना रिसाइटल्स चालू हो गया यहाँ से। नाउ दिस एग्रीमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड रेस्पेक्टिव पार्ट्स देयरऑफ शैल बी परफॉर्म बाय द ओनर एंड द बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये एक बार आप पढ़िए, इनको एक बार रीड करिए। कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, बेसिक बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं। एक बार पॉज करके इसको पढ़िए, फिर अगला हम देखते हैं क्या है। वही सारे जो है रिसाइटल्स हैं पॉइंट। जरूरी नहीं आपको सारे पॉइंट्स लिखने, जरूरी जितने 5-6 पॉइंट्स मिनिमम आपको जितने याद रहते हैं बेसिक, वो आप लिख सकते हैं, अपना दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज जो है बिल्कुल वेग ना हो जाए। ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है क्लिक कर जाएंगे एग्जाम के अंदर, और कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन भी होते हैं काफी एग्रीमेंट्स के अंदर, बस स्टार्टिंग और एंडिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद देखिए ये जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है, इसके बाद कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं। शेड्यूल्स किस लिए होते हैं कि हमें कुछ डिटेल्स जो है हम मेन उसमें एग्रीमेंट में नहीं ले पाते, तो उनको हम डिटेल में जो है शेड्यूल के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, डिटेल्स ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड अपॉन विच द बंगलो इज टू बी बिल्ड बाय द बिल्डर फॉर द ओनर। प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, रोड, ये आ गया। मेजरिंग स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर का है। इसके बाद ये आ गया बाउंडेड ऑन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। बाउंडेड ऑन के अंदर जो है वो मेजरमेंट आ जाएगा कि ईस्ट के अंदर कितना फैला हुआ है, वेस्ट के अंदर कितना फैला हुआ है, नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर। फिर शेड्यूल 2 क्या कह रहा है हमारा, शेड्यूल 2 बोल रहा है सबसे पहले फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि अर्थ डिगिंग फॉर फाउंडेशन अप टू डेप्थ ऑफ 6 फीट, 6 फीट तक की नींव आप हो सकते हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद क्रिएट होगा फाउंडेशन कॉलम्स, beams and slabs, all the partition and main wall shall be of first quality red bricks in cement mortar, both sides plastered and finished with snow cam painted on outer side and plastic emulsion painted inside। तो ये जो है बता रखा है एग्रीमेंट के अंदर पहले ही कि जब मकान बनेगा तब किस तरह से बनेगा। अलमीरा, डोर्स एंड विंडोज के बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद अगला फ्लोरिंग का बता रखा है कि फ्लोरिंग का क्या साइज होगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वाटर सप्लाई का क्या अरेंजमेंट होगा, किचन के बारे में बता रखा है। उसके बाद ये जो हमारा फिर ये इस तरह से हमारी एंडिंग हो जाएगी। इन विटनेस वेयर ऑफ, विटनेस के साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजनेस के अंदर जो हम देखते हैं आए दिन कि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप जो चलता है, उसके लिए जो हमें कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं कि एजेंट जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, प्रिंसिपल कब का बाउंड है। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, sometimes business is conducted by traders not directly with their counterparts but through the agency of independent agents appointed for the purpose. Such agents should locate customers for the principal's goods. कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल एजेंट जो है वो देखता है और प्रिंसिपल के गुड्स फिर उनको सेल करता है। एंड इन सर्टेन कंडीशंस वुड हैव एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू डील विद द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल। उसको एक तरह से इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है वो मिल जाती है डील करने के लिए प्रिंसिपल के गुड्स से। अलाउ क्रेडिट टर्म्स टू कस्टमर्स एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ में जो है गुड्स देता है और उनसे पैसे लेता है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट अब्रॉड, अगर बाहर एजेंट इंडिया के,
would be governed by the contract of agency concluded between them. Commercial agency contract exhibit certain peculiar characteristics of their own and their terms and conditions are substantially different from those of a sale purchase or other trade contracts. इनकी जो terms and conditions हैं वो normal जो sale purchase agreements होते हैं उनसे थोड़ी different होती है. आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या terms and conditions दे रखी हैं. A commercial agency contract should inter alia include provisions regarding the date of commencement, कब commence हुआ है contract, and of termination of the agency, कब agency terminate होगी. The goods or products to be covered by the agency, कौन कौन से goods and products में जो है डील करने के लिए एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है. The contractual territory, किस एरिया के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है किस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर एंटर किया गया है, उसके बाहर जो है एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट नहीं करेगा. द कॉन्ट्रेक्चुअल टेरिटरी, the nature of the agency, example sole or exclusive agency, the rate and basis of commission payable to the agent should also be clearly indicated. The conditions regarding the reimbursement of expenses, कितने एक्सपेंस इनकर किए हैं एजेंट ने और वो कैसे प्रिंसिपल उसको रीएम्बर्स करेगा. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ऑर्डर्स रिसीव डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल को डायरेक्ट जो ऑर्डर मिल गए हैं उन पे जो है कमीशन कैसे पे किया जाएगा. फ्रॉम द एजेंट्स टेरिटरी, एजेंट की टेरिटरी से डायरेक्ट उसको अगर ऑर्डर मिल गए हैं तो एजेंट को कैसे कमीशन दिया जाएगा. एंड ऑन रिपीट ऑर्डर्स में ऑल्सो भी डिफाइंड. द कमीशन में भी कैलकुलेट, कमीशन जो है ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा या नेट अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा. अगर नेट अमाउंट यूज करते हैं कमीशन कैलकुलेट करने के तो कौन कौन से जो एलिमेंट है कॉस्ट के कि भाई फ्रेट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, टैक्स, पैकिंग वगैरह जो है उसको जो है हमको पहले डिडक्ट करना पड़ेगा नेट अमाउंट पे आने के लिए सेल्स में से. फिर उसके बाद जो है कमीशन निकाला जाएगा. उसके बाद कमीशन कब अक्री होगा, कब पेबल होगा, जब ऑर्डर ट्रांसमिट या एक्सेप्ट हुआ है या फिर जब गुड्स डिलीवर हुए हैं या फिर जब पेमेंट रिसीव हुआ है प्रिंसिपल को. तो ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आएंगी. करेंसी क्या है पेमेंट की, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है उस टाइम एप्लीकेबल, कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा. रिजर्व बैंक की परमिशन जो है रेट को फिक्स करने के लिए ली जाएगी और फॉरेन एजेंट्स को कमीशन जब देना है उसके लिए आरबीआई की परमिशन रेट फिक्स करने के लिए ली जाएगी. उसके बाद ये बोल रहा था एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट शुड क्लियरली इंडिकेट वेदर द एजेंट मे और मे नॉट मेक बाइंडिंग एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑब्टेन्ड बाय हिम. स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि जो एजेंट है उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट्स जो है वो एंटर कर सकता है, जो ऑर्डर से मिले हैं उस पे पूरा फुल्ली जो है वो अपना मतलब अपनी तरफ से जो है सारी प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता है या कितने एक्सटेंड तक कर सकता है, वो सारा इस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा. द सर्कमस्टेंसेज इन विच द प्रिंसिपल मे वैलिडली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जब प्रिंसिपल मना कर देगा एजेंट को जो ऑर्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने से. It is usual to provide in the agency contract that the agent shall guarantee certain minimum sales turnover over a given period. कितना तो टर्नओवर वो एजेंट कमाकर देगा. The duties of the agent would further include not to divulge confidential information. प्रिंसिपल की जो confidential information है वो दूसरों को बांटता ना फिरे थर्ड पार्टीज को. Not to make secret profits or accept bribes and to use all the reasonable diligence, disclose all the material facts and be accountable to the principal for all the money received by him on behalf of the principal. पूरा ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ेगी, पूरी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी. एजेंट जो है किसी थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना दे, अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को कम रेट में जो है गुड सेल ना करे. प्रिंसिपल को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए. इसके बाद हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो दूसरी कंट्री के लॉ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा.
उसके बाद ही बोल रहा है कि कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको राइटिंग में जो है करने का मेन उद्देश्य ये है कि उसमें जो कोई अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं तो उन अमेंडमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन अमेंडमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ किए जाएं, ठीक है। और प्रॉपर एडवाइस जो है, प्रॉपर ड्राफ्टमैन जो है वो सेलेक्ट किए जाएं, इन एग्रीमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए लीगल एडवाइस ली जाए, प्रॉपरली फिजिकल एडवाइस ली जाए, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर जब आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आपके एजेंट जो है दूसरी कंट्रीज में है, तो आपको जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरी कंट्रीज के लॉ का भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। फॉरेन कंट्री में कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं आप, जिसको वहां के लॉज की पूरी जानकारी हो, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है, it is for the parties to the contract carefully to decide in the light of the facts of each case the various points which should be covered. The points to be covered and the way in which they should be covered will be depend largely upon the extent to which the law of the country or countries concerned covers these matters and the extent to which the law leaves them freely to be expressed in the contract. यही बोल रहा है कि बाहर की कंट्री के जो लॉज है उनका की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो है आप ड्राफ्ट करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट शुड क्लियरली डिफाइन द टेरिटरी और टेरिटरीज इन विच द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू एक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पार्टी शुड गिव सीरियस थॉट टू दिस मैटर एज लैक ऑफ प्रिसिशन मे गिव राइज टू डिस्प्यूट। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि जो एजेंट है वो कितने एरिया के अंदर गुड्स को सेल करेगा, तो फिर वो एक जनरल चीज होने से जो है डिस्प्यूट्स बहुत हो सकते हैं इसके अंदर टेरिटोरियल राइट्स को लेके। इसके बाद ये बोल रहा है, अगर एजेंट को आपने सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट दे रखा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करने का, तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितने एक्सटेंट तक जो है वो अपना इस राइट को यूज कर सकता है। प्रिंसिपल के पास जो है हमेशा ये राइट रिजर्व रहता है कि वो खुद जो है एक्ट कर सकता है, मतलब अगर डायरेक्टली उसके पास ऑर्डर आ जाते हैं तो वो खुद भी एक्ट कर सकता है या फिर उसके एम्प्लॉयज के थ्रू एक्ट कर सकता है और एजेंट के असिस्टेंस से वो ले ही सकता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एजेंट जो है उसको अथॉरिटी दी है वो कितने एक्सटेंट तक दी है और प्रिंसिपल के पास क्या क्या राइट्स रिजर्व है। इन एडिशन इट मे बी एक्सपीडियंट इन सर्टेन केसेस टू अपेंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अ लिस्ट शोइंग द कस्टमर्स ऑफ द प्रिंसिपल in the contractual territory to whom the contractual goods or any of them had been sold before the coming into the force of contract। जिस टेरिटरी में के लिए आप एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो उस टेरिटरी में जो प्रिंसिपल के पहले जो कस्टमर्स थे उसकी एक लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी और उनको पहले कितने जो पिछले 12 महीने में गुड्स सेल हुए हैं वो शो किया जाएगा। तो ये बोला था, पार्टी शुड ऑलवेज इंसर्ट ए सुटेबली वर्डेड क्लॉज एट द एंड ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट दैट देयर आर नो अदर एग्रीमेंट्स इन एग्जिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज एंड दैट द होल ऑफ द टर्म्स बिटवीन द पार्टीज आर सेट आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच में और कोई अलग एग्रीमेंट नहीं है, जितने भी पॉइंट्स थे जो उनके बीच में एग्रीमेंट है वो इसमें शो कर दिए गए हैं। इसके अलावा बैक सीट से वो कोई और एग्रीमेंट एंटर नहीं कर रहे हैं, ये उसमें जो है एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ एजेंसी में एक बता रहा है डायल क्रेडिटर एजेंसी। ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी होती है जो कि कंबाइन होती है गारंटी के साथ। इसके अंदर जो होता है एजेंट गारंटी लेता है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन एजेंट को पे किया जाता है, उसके बाद वो गारंटी लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ड्यू परफॉर्मेंस किया जाएगा और कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इतने गुड्स तो मैं सेल करूंगा ही। ये क्या बोल रहा है, दिस इज नोन देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी व्हिच कंबाइंस एजेंसी विद गारंटी
This is known as del credere agency. A del credere agent is one who for an extra remuneration undertakes the liability to guarantee the due performance of the contract by the buyer. By reason of his charging a del credere commission, he assumes responsibility for the solvency and performance of the contract by the vendee and thus indemnifies his principal against loss. अगर कोई लॉस हो जाता है, कस्टमर पे नहीं करता, तो एजेंट जो है वो उसको रियम्बर्स करेगा प्रिंसिपल को. ही देयरफॉर गिव्स एन एडिशनल सिक्योरिटी टू द सेलर. सेलर को एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. बट ही डज नॉट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर टू सेलर. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बायर को ही रहती है पेमेंट की. A commission del credere is a premium or price given by the principal to the agent for the guarantee. एक कमीशन दिया जाता है del credere कमीशन, जो कि एजेंट जो सिक्योरिटीज को दे रहा है उसके बिहाफ पे उसको पे किया जाता है. गारंटी जो वो ले रहा है इसलिए उसको पे किया जाता है. और del credere एजेंट इज लाइक एनी अदर एजेंट. क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल to make such contracts as he is authorized to make for his principal. जो उसकी अथॉरिटी है उसके अंदर एक्ट करके प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है. एंड बी बाउंड एज सुन एज ही रिसीव्स द मनी. जैसे ही उसको मनी मिली वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देगा. ही इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एजेंट सिंपली इन दिस दैट ही गारंटीज दैट दोज पर्सन्स टू whom he sells perform the contracts which he makes with them. फर्क बस ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जिनके साथ वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, पेमेंट टाइम पर करे. बाकी के एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पर del credere एजेंसी में जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट के ऊपर आ जाती है. ठीक है, अभी हमें बता रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो गवर्न होता है बाय चैप्टर 10 सेक्शन 182 to 238 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बेसिक फीचर्स क्या है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के? सबसे पहला कि अथॉरिटी जो है वो आइदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दी जाती है जिससे कि प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है. और अथॉरिटी शुड बी गिवन आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली टू बाइंड हिज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल ही बाइंडिंग होता है. वाइल द प्रिंसिपल शुड नॉट बी ए माइनर एंड एजेंट कुड बी ए माइनर. प्रिंसिपल माइनर नहीं होना चाहिए बट एजेंट माइनर हो सकता है. कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. जरूरी नहीं है कंसिडरेशन. फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल. प्रिंसिपल लायबल है अनलेस प्रिंसिपल हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी. यहां पर जो है प्रिंसिपल हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी की जगह जो है एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी आना चाहिए. अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो उस केस के अंदर जो है एजेंट लायबल हो जाता है. वरना सारे केसेस में जो है प्रिंसिपल ही लायबल हो जाता है. यहां पर एजेंट कर लीजिएगा. द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी एंड कोलैटरल टू द डूइंग ऑफ द मेन एक्ट. एजेंट की अथॉरिटी जो होती है वो एक्सटेंड करती है कि भाई जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के उससे रिलेटेड कोलैटरल जो चीजें हैं मेन एक्ट से रिलेटेड वो सारी वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको जो है परफॉर्म करेगा. एजेंट की अथॉरिटी जो है वो बताई जाएगी. फिर ये बोल रहा है द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज नॉट असाइनेबल unless the nature of the business necessitates such assignment. Customs of usage of trade in the locality with regard to business permit such assignment. Such assignment is expressly permitted by the contract of agency. ये बोल रहा है कि जो ऑब्लिगेशन है वो प्रिंसिपल की रहती है, वो असाइन नहीं हो सकती. वो असाइन तभी हो सकती है कि बिजनेस का नेचर ऐसा है कि वो असाइनमेंट जो है नेसेसिएट हो जाता है, जरूरी हो जाता है. कस्टम या यूजेज ऑफ ट्रेड जो है और लोकेलिटी जो है उसमें ऐसा असाइनमेंट जो है अलाउड है.
या फिर सच असाइनमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के थ्रू स्पेसिफिकली परमिट किया गया है, तो असाइनमेंट जो है ऑब्लिगेशन का वो पॉसिबल हो जाता है। अब हम जो है एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन देखते हैं। टाइटल आ गया द फॉलोइंग स्पेसिमेन, ये ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। एंड एग्रीमेंट मेड दिस डेट, ये तो आप खुद देख सकते हैं। वेयर बाय, ये हमारे रिसाइटर्स चालू हो गया। वेयर बाय इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज। देखिए यहां पर एन एग्रीमेंट मेड दिस डेट आ गई, बिटवीन पार्टीज का नेम आ गया, पहली पार्टी का नाम आ गया प्रिंसिपल और दूसरी पार्टी एजेंट। Hereafter call the agent on the other part. Whereby it is agreed between the parties as follows. क्या क्या conditions है? That the agent is hereby appointed as the sole agent of the principal for the town. Town का नाम आ जाएगा, district का नाम आ जाएगा, for the purpose of making sale of the principal's goods for a term of इतने years commencing from the date hereof on the terms and conditions set forth hereunder. दूसरी क्या कंडीशन, दैट द एजेंट शैल नॉट वाइल द सेलिंग द प्रिंसिपल्स गुड्स मेक एनी रिप्रेजेंटेशन इन द ट्रेड और गिव एनी वारंटी अदर देन दोज कंटेन इन प्रिंसिपल प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। अपनी तरफ से वो कोई वारंटी वगैरह नहीं देगा, प्रिंसिपल का जो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है उसी हिसाब से जो गुड सेल करेगा, अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन मेड नहीं करेगा, अपनी तरफ से कोई वारंटी नहीं देगा। और एजेंट नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि एजेंसी कमीशन जो है जितना उसका बनता है वो डिडक्ट कर लेगा और बाकी का अमाउंट प्रिंसिपल को पे कर लेगा। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर जो है उसकी कमीशन निकाली जाएगी। उसके बाद ये बोल रहा है कि एजेंट जो है वो रिकॉर्ड रखेगा सेल्स का और प्रिंसिपल को जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है ये बोल रहा है शायद रेगुलरली रेमिट टू द प्रिंसिपल ऑन ईच सैटरडे, हर सैटरडे को जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है एजेंट के द्वारा सर सेल्स माइनस जो उसका कमीशन है उसकी डिटेल उसको सबमिट करेगा। ऑल सेल्स शैल बी मेड फॉर कैश अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हर सैटरडे को वो उसको अमाउंट जो है कमीशन डिडक्ट करके जितना भी पूरे हफ्ते में आया वो पे कर देगा। ऑल सेल्स शैल बी मेड फॉर कैश अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स unless the principal's consent in writing to give credit to any particular purchaser be in any case first obtained, and in the case of such credit sales the principal may direct for such increase in the price of his goods over and above the current list price of the principal। तो ये बोल रहा है कि सारी की सारी जो सेल होगी वो कैश बेसिस पे ही होगी, क्रेडिट बेसिस पे तभी हो सकती है जबकि प्रिंसिपल का प्रायर अप्रूवल लिया जाए। और प्रिंसिपल जो है कुछ प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता है कि हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं तो प्राइस जो है कुछ इंक्रीज करके, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो प्राइस ज्यादा होती है, कैश अगर आप हाथों हाथ पे करते हैं तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद ये बोला दैट द एजेंट शैल नॉट मेक परचेज ऑन बिहाफ ऑफ nor in any manner pledge the credit of the principal without the consent of principal। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आप एक बार पढ़ें। जस्ट एक बार रीड कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है आप सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आए। इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 20 पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर 20 पॉइंट्स लिखने बैठ गए आप तो पेपर में आपके 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आप गो थ्रू करिए। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज मी एंड आस्क। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अभी ये सोल सेलिंग एग्रीमेंट where the company is a principal। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 एग्रीमेंट्स आपको ड्राफ्ट करके देखें, स्टार्टिंग और एंडिंग की जो लैंग्वेज है वो आपको याद हो जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीच के पॉइंट्स भी आपको काफी हद तक याद हो जाएंगे।